तो जताते हुए नहीं हूँ तो क्या हुआ, बन जाऊंगी नहीं, इन्हें पसंद हूँ मैं, कम से कम मैं आपकी तरह नहीं हूँ, इन्हें दुख पहुँचा कर इनकी ज़िंदगी में दाखिल नहीं हुई। ज़ोया कम तलब तो पूरा ब्राज़ील ही जानता था कि अगर एनी जानती है तो क्या अजब था। हो न इतना यकीन लड़की मर्द ज़ात पर इतना एतबार नहीं करते और आंखें टिमटिमाते मोहब्बत से बोले, लेकिन इसकी मोहब्बत में सख्त वार्निंग थी। आप मुझे मर्द ज़ात पर लेक्चर देने तो नहीं आई हैं, यहाँ तो सीधी तरह बोलिए ना, आपको क्या काम था। वो दोनों हाथ भरम से फोल्ड करते हुए बोली, वैसे शर्म नहीं आती आपको? मिस्टर रेज आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसके बावजूद आप गिले की तरह इनसे चिपकी हुई हैं। ग्लो की तरह मैं आपकी जगह होती ना तो शर्म से डूब मरती। होंठों के किनारे पर इंद्रिया मुस्कुराहट सजाए चोट करने वाले अंदाज में ज़ोया को हकारत से देखते हुए बोली, वो मेरा शौहर है, मैं इससे ग्लो की तरह चिपकी है, समर बूंद की तरह। तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं लड़की, और शर्म से तो तुम्हें डूब मर जाना चाहिए कि तुम्हें एक शादीशुदा मर्द से चिपक रही हो। ज़ोया ने भी टिका के जवाब देकर इसे इसकी औकात याद दिला रही थी। और तुम इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो कि मेरा शौहर मुझे पसंद नहीं करता? माना ज़ोया ने सवाल तंज़िया अंदाज में किया था, लेकिन वो वाकई जानना चाहती थी वो लड़की इतना कॉन्फिडेंस में क्यों है। सिर्फ एक मदद के बाद क्या वो क्लब के बाहर भी मिल रहे हैं जिससे खबर नहीं? क्योंकि मैंने इनकी आंखों में देखा है, वो रोजाना मेरे सामने वाले टेबल पर बैठे हैं। इनकी आंखें बहुत गहरी होती हैं, बहुत मुतलाशी, जैसे किसी को तलाश कर रही हो मुझ में। लेकिन वो तुम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो तुम होती तो वो मेरे पास आते ही क्यों? अभी वो बोल ही रही थी कि ज़ोया तेजी से मुस्कुराकर बोली, और तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं? ये बात ज़ोया ने भी कई बार नोट की थी कि रेस की आंखें किसी को तलाश कर रही हैं। क्यों ना कि मैंने महसूस किया है। वो खोल लहजे में जो मुआवजा हुई, जब जब तुम जानती हो कि तुम नहीं हो जैसे मेरा शौहर तलाश कर रहा है, तो फिर क्यों मैं बीवी के ज़िम्मेदार आकर अपनी औकात दिखा रही हो? लेट मी क्लियर वन थिंग, मैं मिसेस रेज मलिक थी, हूँ और रहूंगी। तुम जैसे से दूर टकराव होता है मेरा, और मुझे इनसे निमटना भी आता है। जो है इसके गंदे पर ना दुखने वाली गर्द अपने हाथों से झाड़ते हुए कासा जिताकर बोली, आप मुझे धमकी दे रही हैं? और तेजी से जज्बा होकर पूछने लगी, धमकी तो बच्चे देते हैं, मैं तुम्हें खाक कर दूंगी तुम्हें खबर होने तक। वो मुस्कुराहट वार्निंग अमेजत थी। आजमाने की कोशिश मत करना मुझे, मैं ज़ोया कसम चौधरी हूँ, मैं तुम्हारी डायरेक्ट इस मुल्क से बाहर भगवान दूंगी हूँ। नो इसकी आंखों में अपनी समयी आंखें गाड़ कर एक लफ्ज़ चबाकर वार्निंग मेजर लहजे में कहती, वो एक अदरा से अपने बालों में उंगलियां डालकर इन्हें सीधा कंधे पर डाले काला चश्मा आंखों पर लगाकर वहां से चल दी थी। हेलो, तुमने फोन किया था मुझे? सॉरी यार, मैं बिजी था इसलिए कॉल रिसीव ना कर सका। बस जैसे ही मीटिंग से फारिग हुआ सबसे पहले तुम्हें ही कॉल बैक की। बस जोया का कॉल रिसीव करके सेल का कान से लगाना था कि अदनान की तेजी से बोलती हुई आवाज़ इसके कानों की समाज से टकराई। इसके लहजे से ही जाहिर था कि वो फिक्रमंद है कि जोया बुरा ना मान गई हो। मैं समझ सकती हूँ, हो तो तुम बिजी होते हो। वो मुस्कुराकर बोले, तो जाकर कबल के सांप ढीले पड़े। अदनान, हारिस और मेरे पीछे क्या हुआ था? आपको देखने के बाद इसे वो अपना माजी पहले से ज़्यादा शिद्दत से तलाश करना चाहती थी। मुझे नहीं पता जोया, मैं इस वक्त मुल्क में नहीं था। मेरी कॉल पर बात हुई थी तुमसे और तुमने मुझे बताया था कि हारिस से मंगनी तुमने अपनी मर्जी से नहीं की। क्या मैं मोहब्बत करती थी हारिस से? हसत जैसे से सफ्तार किया। ये तो तुम जानती होगी जोया, इसने ला इल्मी में कंधे उचकाए, जैसे ये सवाल भी इसी तकलीफ दे रहा था। माजी की कितनी ही कर्चियाँ इसकी आंखों में बिखरी आई थी, जिनमें अज़ियत और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं था। आज इसने बचपन से जोया से मोहब्बत की और इसे लगता था जोया भी इसे पसंद करती है, लेकिन जब इंतखाब करने का वक्त आया तो जोया ने हारिस का किया, ना कि इसका। और यही चीज़ इसे बहुत अज़ियत देती थी। आज भी मैंने सुना था हारिस को तबाह कर दिया गया था। क्या तुम मुझे बता सकती हो इसके बाद क्या हुआ? कोई न्यूज़, कोई खबर जो तुमने सुनी हो इसके मतलब? कुछ भी। मुझे बस इतना पता है जोया कि जैसे ही हारिस तबाह हुआ वैसे ही तुमने इसे अपनी मंगनी ख़त्म कर ली थी। यह सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे मैं कोई बहुत गोल्ड डिगर खुदगर्ज औरत थी जिसे स्वाइप में किसी परवाह नहीं थी, किसी के एहसास की कोई फिक्र नहीं थी। क्या मैं इतनी बुरी थी? अदनान, वो बेड पर थके हारे अंदाज में बैठते हुए रो सा मुंह बना कर इस्तफसार करने के लिए, नहीं जोया, ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छी लड़की थी। वो मुकद्दर थी जो बहुत ही मगरूर सी थी। तुम तो बहुत अहम दिल थी। अदनान फौरन ही बोला,
पता नहीं तुम सच कह रहे हो ना या मेरा दिल रख रहे हो। सिर्फ इसकी आवाज़ में जो रंज था, इसके लहजे में जो बिखरापन था, वो अदनान ने महसूस कर लिया था। ज़ोया अपना माजी ढूंढने की कोशिश मत करो, जो जैसा है वैसे ही चलने दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ज़ोया को अदनान के जुमलों से महसूस हुआ जैसे वो कुछ जानता हो, लेकिन इसे दांस्ता तौर पर बता नहीं रहा। ठीक है, बस यही बात करनी थी, अल्लाह हाफिज़। वो ये कहकर कॉल डिस्कनेक्ट करने ही लगी थी कि कमल ने तेजी से पूछा, ज़ोया क्या तुम्हें अरेज मलिक से मोहब्बत हो गई है दोबारा? ज़ोया हैरान हुई थी इसका सवाल सुन। दिमाग से याद गई दिमाग से यादें गई हैं, दिल से फीलिंग से नहीं है। अदनान मेरा दिमाग से भूल गया है, मगर मेरा दिल नहीं भूला। इसने कबूल किया क्या? हाँ, इसे अरेज जैसे संगदिल से मोहब्बत हो गई है फिर से। क्या हम मिल सकते हैं ज़ोया? अदनान ज़ोया के लहजे की उदासी महसूस कर सकता है, इसलिए इससे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इसने सोच लिया था वो ज़ोया को तमाद में लेने की कोशिश करे कि वो डरे नहीं। अगर इसके पास कुछ नहीं है फिर वो इसे कबूल करने के लिए अभी भी तैयार बैठा है। इसे बताएगा कि अब तक शादी न करने की वजह क्या है। बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है ज़ोया? वो दोस्ताना अंदाज में फौरन ही बोली। ओके, तो फिर कल मिले। माना ज़ोया इसे देख नहीं रही थी, लेकिन इसकी आवाज़ में जो चौंक कर खनक आई थी, खुशी की वजह से महसूस कर सकती थी। कल तो मुझे क्लाइंट के पास जाना है, हम परसों मिलते हैं ना? ओके डन। हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में, ठीक है? अदनान कहते ही बोली, इसे तो याद ही नहीं था इसका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा था। मुझे लोकेशन सेंड कर देना, मुझे याद नहीं है, वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली। वैसे अदनान, तुम्हारे मॉम ने मुझे बताया था कि हमारे 4 दोस्त का ग्रुप था बचपन से, फिर बाकी 2 कहाँ हैं? ज़ोया अचानक याद आने पर पूछ उठी थी। हम मिल रहे हैं ना परसों, फिर बताता हूँ। फुर्सत से बैठकर ज़ोया ने महसूस किया जैसे वो बाहर टाल रहा हो। ओके, मिलते हैं फिर। इसने मुस्कुराते हुए कॉल डिस्कनेक्ट की। आज वो क्लब नहीं गई थी और ना ही इसके जाने का कोई इरादा था। क्यों वहाँ जाकर देखे और खून जलाए अपना। और दूसरी जानब आज मायो का फंक्शन था। सुबह से ही पूरे फंक्शन में अफरा तफरी मची हुई थी। तुम वाकई संभाल लोगी ना? नूर अपना बैग कंधे पर टांगते हुए सामने की जानिब यूसुफ के बर्तन धोता देख परेशान होकर पूछने लगी। इसे यूसुफ को इतना सारे कामों के बीच तनहा छोड़कर जाना ठीक नहीं लग रहा था। तुम्हारी नौकरी का पहला दिन है, छुट्टी करोगी तो गलत इंप्रेशन पड़ेगा, मैं संभाल लूंगा सब। यहाँ तुम जाओ। वो बर्तन धोते हुए और एतमाद होकर गोया हुआ। तुम कितने अच्छे हो यूसुफ, और इसकी कितनी मदद करता था, वो भी बेलौस होकर। कभी कभार तो नूर सोचने लगती थी कि बगैर इसके वो क्या करती जिंदगी में। इसके बेसाख्त तरीफों कलमात अदा करते ही यूसुफ के गाल बर्बिश करने लगे थे। अच्छा अच्छा, अब तुम जाओ, लेट जाओ, हो जाएगी वरना। बमुश्किल अपने बबलिश छुपाते हुए नजर चुरा कर गोया हुआ था। इसने यूँ अपने दोस्त का छोटी छोटी बात बबलिश कर देना बहुत अच्छा लगता था। वो मुस्कुराने लगी थी। इसका रिएक्शन देख हर किसी के लिए मोहब्बत फूलों की सेज नहीं होती। नसीब वाले ही होते हैं लोग जिन्हें मोहब्बत में खुशियाँ नसीब होती हैं, और इनसे भी ज्यादा नसीब वाले होते हैं वो लोग जिन्हें यूसुफ जैसा दोस्त मिल जाता है, जो भी मोहब्बत भी देता है, साथ भी देता है, और बगैर किसी गर्ज के मदद करने के लिए हमेशा तैयार भी खड़े होते हैं, और बदले में कुछ भी नहीं मांगते। ओके, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। वैसे भी मेरी डांस परफॉर्मेंस भी है, अगर मैं नहीं पहुँची ना, मुझे गब्बर गब्बर छोड़ना नहीं है। और वह ज़मीन बेगम की सख्त मसाजी के सबब इन्हें गब्बर बुलाया करती थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारा ये सब करना। यूसुफ चाहकर भी अपनी नागवारी ज़ाहिर करने से खुद को रोक नहीं सका था। वो एक मामूली सा ड्राइवर का बेटा था। इस घर में वो कैसे ज़मीन को तुम के खिलाफ आवाज़ उठा सकता था, लेकिन इसे अनोखा डांस करना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। वैसे घर की बेटी थी और इसे पता है राजपूत खानदान की बेटियां नाचा नहीं करती। वो जानता था ज़मीन को तुम सिर्फ खार निकाल रही है नूर से, लेकिन वो ये भी जानता था अगर नूर इनकी बात नहीं मानेगी तो वो मजीद इसका जीना हराम कर देगी। इस घर में यही वजह थी कि वो बगैर नूर को बताए अब भाई की नौकरी ढूंढ रहा था खुद भी, और इसने सोच लिया था मुंह को लेकर यहाँ से दूर चला जाएगा। जहाँ एक वजह ज़मीन खत्म थी, वहीं दूसरी वजह ईयान फतेह राजपूत भी था इसकी फैसले की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ नेक्स्ट एपिसोड। नावल नेम है राज़दार मोहब्बत। तो चलिए आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। वो नेट पर सर्च करी थी मून लाइट टून के मुतालिक। ये देख इसकी आंखें हैरत से फैली।
की लिस्ट में नंबर 1 मुक़द्दस का था, नाम मुक़द्दस का था, इसके कज़न का, और दूसरा तहरीम माना। तहरीम अब पियानो नहीं बजा करती थी, लेकिन आज भी कोई इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका था। लोगों के कमेंट्स पढ़ पढ़ के वो अंदाज़ा लगा रही थी कि तहरीम भी एक वक्त बहुत ज़बरदस्त पियानो बजाया करती थी। जब वो मूनलाइट टून अपनी उंगलियों से पियानो पर बजाया करती थी तो जादू बिखर जाया करता था। अभी ज़ोया अपनी इस सोच में मगन थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। कमिंग, इसने सर नीचे टेबल पर रखते हुए आने की इजाज़त दी। जिसके कैबिन में एक खूबसूरत सी लड़की दाखिल हुई थी। डार्क नीली कुर्ती पर ब्लैक पजामा, बाल हाफ कैचर में बंधे हुए थे, होंठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक कलर की लिपस्टिक देखने में ही ज़ोया को लड़की बहुत प्यारी सी लगी थी। सलाम, मेरा नाम नूर है। ये नूर और ज़ोया की पहली मुलाकात थी। नूर इंग्लिश ज़बान में बोली। ज़ोया को काफ़ी लैंग्वेज आती थी, और क्यों करना आती। एक वक्त वो ब्राज़ील के सबसे अमीर ख़ानदान की बेटी थी। वालेकुम सलाम, आइए बैठिए। जैसे ही नूर ने देखकर ज़ोया को इसकी लैंग्वेज आती है, नूर के चेहरे पर तबस्सुम बिखर आई और इसे लगा चलो भाई, काम थोड़ा बहुत तो बना। नूर ने बहुत साल पहले फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था। माना वो एक वक्त शौक में किया गया था काम था, लेकिन अब वो इसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहती थी। मैंने आपका ये इश्तिहार देखा। नूर ने ज़ोया के आगे वो फिल्ट किया था जैसे कल मॉल में एक औरत ने दिया था। जी, ये हमने ही इश्तिहार दिया था, वो मुस्कुरा कर बोली। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं आपको 1 महीने तक ट्रायल पर रखूंगी। और ज़ोया इसकी डिग्री देखने के बाद गंभीर लहजे में फाइल बंद करते हुए गई। ओके मैम। नूर फौरन ही राजी होती है। नूर को यकीन था 1 महीना बहुत ही इसकी सोई हुई इसमें स्किल्स को जगाने के लिए। तो फिर मैम मैं कब से ज्वाइन करूँ। जब मैम बोलना बंद करो तब से ही कर लेना। ज़ोया ने दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और ज़ोया की पर्सनैलिटी में ज़रा बराबर भी गुरूर नहीं था, और यही चीज़ नूर को सबसे ज़्यादा इम्प्रेस कर रही थी। ओके मैं आपको क्या कहूँ फिर। मैं तो मासूमियत से इस्तफसार किया, मेरा नाम लो ज़ोया इजी, मुझे फ्रेंडली माहौल पसंद है, बासी वाला नहीं। ज़ोया के कहते हुए नूर मुस्कुरा दी। ओके ज़ोया, तो मैं कल से ही ज्वाइन करती हूँ। ओके वेटिंग। नूर इससे हाथ मिलाकर खुशी खुशी चल रही थी। बाहर पहुंचे तो यूसुफ और गाजियान और दोनों ही इसका वेट कर रहे थे। क्या हुआ गाजियान फिक्रमंदी से पूछने लगे। इससे देखते ही काम नहीं मिला तो कोई टेंशन नहीं, हम कहीं और अप्लाई कर लेंगे। ये कोई एक बात तो ठीक तो नहीं है ना। यहाँ पर नूर ने चेहरा लटका कर दिखाया तो यूसुफ फौरन इसके कंधे पर हल्का हाथ रखकर टपटपाते हुए हिम्मत बढ़ाने लगा। हाँ, आप भी टेंशन न लो। गाजियान भी बोल उठा। अब वो दोनों नूर से ज़्यादा चेहरा चुपकाए हुए खड़े थे और इसे मुसलसल हिम्मत दे रहे थे। कुछ लम्हा तो इसने अपना ड्रामा जारी रखा और फिर एकदम हंसी कंट्रोल न होने के सबब वो कहकर लगाकर हंस दी। मुझे जॉब मिल गई है गाइस। इसके कहते ही गाजियान खुशी से इसके गले लगा था। वाकई यार भाई, गले मत मिलो वरना मुझे जेलस फील होगी। यूसुफ के हसरत भरे लहजे में मुंह बसूर कर कहते ही वो दोनों बहन भाई खूब हंसने लगे। नूर अपनी मोहब्बत से शादी नहीं कर रहा था, जिसे हर वक्त एम्बेरस करने के चक्कर में फिक्रमंद रहना पड़े। वो अपने दोस्त से शादी कर रही थी और यही वजह थी कि वो काफ़ी लाइट फील करती, खुशी रहती नूर की तरह से। गाजियान जिस तरह से इसके वालिद ने शिरकत की थी इनकी छोटी सी मंगनी में। कहाँ जा रही है लड़की, तनवीन बेगम के सवाल करते ही नूर जो गार्डन से गुजर रही थी रुककर इनकी जाने वाली अपने कमरे में इसने नजर झुकाकर आस्ते से जवाब दिया। घर में शादी शुरू हो गई और तुम्हें कोई काम नजर नहीं आ रहा है। यूं जो मटरुक बन के घूमती फिर रही हो। खासा तलग लहजे में इस्तफसार कर रही थी। नूर के हिस्से का काम ये सब कर लिया करता था घर में। अक्सर आज भी वो इसी पर छोड़ कर गई थी, लेकिन नूर ने इन्हें जवाब न दिया क्योंकि वो जानती थी इन्हें कोई भी जवाब दे पलट कर ज़मीन का तुम मजीद सख्ती करेंगी। न जाने किस बात की आग लग रही थी इस औरत में। हमने कुछ डांसर्स को बुलाया है, तुम जाकर इनके साथ डांसेस करना सीखो। पर तो मेहंदी के फंक्शन में तुमने सबसे आगे खड़ा होना है। ज़मीन का तो उनके कहते ही नूर ज़्यादा ना सोचते हुए इस बात पर सड़ाकर फौरन ही अंदर की जाने बढ़ गई थी। नूर नहीं जानती जब से लियान ने फिरोज साहब को वापस कंपनी में लिया था तब से ही ये बात फैल गई थी कि लियान ने फिरोज साहब की पाकिस्तानी बेगम और इनके बच्चों को कबूल कर लिया है, जिसके सबब अब लोगों को नूर नजर आने लग गई थी। इनसे अपना रिश्ता मुहार करने के लिए वो बिजनेस प्रॉफिट के लिए वो नहीं चाहती थी कि नूर की शादी किसी अच्छे खानदान में हो। इसलिए वो नूर को नाश्ता तौर पर अपने पोते की मैं मायूं वाले दिन
बचाना चाह रही थी ताकि दुनिया देखे और इसे बुरा कहे, और फिर ये जो अच्छे रिश्ते आ रहे हैं ये आना खुद ही रुक जाए। वो एक वक्त अपने बेटे के साथ मलाइका को तो कबूल कर सकती है, मगर इनके साथ आने वाली इन दो अनचाही औलादों को नई नई जहर लगते हैं। नूर और गजान बस चलता हुआ कि दोनों बहन भाइयों को उठाकर बाहर फेंक दे। नूर को जाते ही जलमीन खातून के होंठों पर वासत भरी मुस्कुराहट बिखर आई। ब्लैक मोटा कोट, सर पर लाल कैप, अपने चेहरे को ब्लैक मास्क से कवर, फिर आज क्लब में दाखिल हुई थी। रोजाना की तरह अरेज आज भी मौजूद था। वह नोट कर रही थी अरेज सिर्फ आईनी की परफॉर्मेंस के वक्त ही यहाँ पर होता। परफॉर्मेंस खत्म हुई तो सब जाने लगे, मगर आज एक बिगड़े अमीर बिजनेसमैन ने आईनी की ऑफर की तो वो 2 कड़ी की पियानो बजाने वाली मुझे रिएक्ट करेगी। तेरी ये औकात जो है काफी दूर थी, इसलिए ये तो नहीं सुन सकी कि इसने क्या जवाब दिया, लेकिन जिस तरह वो आदमी चीखा था वह समझ गई कि इसने रिजेक्ट कर दिया है इस बिजनेसमैन की ऑफर पर। पेन नेस्ट क्लब में वो गाने वालियों की इस तरह के आदमी से ऑफर्स आना एक बहुत आम सी बात होती है। जोया ने देखा वो आदमी इस लड़की के साथ जबरदस्ती करने पर उतरा, इसका हाथ जबरदस्ती पकड़कर खींचने लगा, वो भी नहायत ही बदतमीजी के साथ। वो चीख रही थी, कोई मदद करो मेरी। मुसलसल मदद की पुकार रही थी, मगर कोई भी इसकी मदद करने के लिए आगे ना बढ़ा। तो जानती नहीं है, शायद मुझे किसी में हिम्मत नहीं है मेरे सामने आने की, और तो ये देख मैं तेरे क्या हासिल करता हूँ। इस बिजनेसमैन के लिए प्रिंसेस आईनी जैसी मामूली कान कांपना तसलसल हुआ तमाचा था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बगैर किसी परवाह किए से नाजुक से दिखने वाली लड़की का हाथ बुरी तरह खींचते हुए बाहर की जानब ले जाने लगा और खुद को आज़ाद कराने की मुसलसल कोशिश कर रही थी। वो खुद को आज़ाद कराने के लिए आईनी ने जब इस आदमी के हाथ पर काटा तो बिछा कर इसने आईनी के एक जोरदार थप्पड़ दे मारा, साथ ही एक टेबल पर रखा पानी का जग पूरा का पूरा इसके ब्रांडेल दिया। इसकी सफेद फ्रॉक गीली होते ही ट्रांसपेरेंट हो गई थी। जोया से मजीद देखा न गया, वो इसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगी। अभी वो इस तक पहुंच पाती इससे कबल ही जोया ने देखा कि रेज ने इन दोनों के बीच में आकर एक जोरदार मुक्का इस बिजनेसमैन के चेहरे पर सिद्ध कर दिया। रेज मलिक जैसा शख्स दूसरों के अड्डों में टांग नहीं अड़ाता और न ही वो कोई रहम दिल शख्स है। ये बात तो बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि बिस्मा के बारे में देख लिया था इसने कि अगर वो फिर भी इस लड़की की मदद कर रहा था तो इसका मतलब साफ इसमें इंटरेस्टेड था। वो रेस मलिक वो बिजनेसमैन ही गुस्से से बर्फ कर खड़ा हुआ था, इसके मुक्के का बदला लौटने की नीयत से, मगर सामने खड़ा शख्स को देखकर इसकी सांसें रुक गई। वो फिक्र खौफ से मुकबल का नाम ही ले सका। फिर इसमें हिम्मत का बची थी कि हाथ उठाए, मुझे नहीं पता ये आपकी औरत है, वरना मैं इस पर कभी नजर न रखता। मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। ब्लैक अभी वो घुटनों के बल बैठकर माफी के लिए गड़गड़ा ही रहा था कि सिकलैन ने आकर पीछे से इसकी गर्दन दबोची और अपना जुमला भी मुकम्मल न कर सका कि सिकलैन ने गद्दी से पकड़कर इसे कड़ा के ऐसे यूं ही खींचते हुआ बाहर ले गया। माफिया मांगता रह गया था। वो तो चला गया था, मगर इसके जुमले जोया के कानों में गूंजने लगे। मुझे नहीं पता था ये आपकी औरत है। ये जुमले जैसे किसी निश्चर की तरह जाके दिल में चुभे थे और अगले दिलखराश मंजर देखने के बाद फिर वहाँ न रुक सकी। वो टैक्सी में आकर बैठी, मगर इसकी आंखों के सामने बार बार रेस का अपना कोट उतारकर सिल्वी को पहनाना याद आ रहा था। नहीं समझ पा रही थी वो क्यों इतनी तकलीफ हो रही है, इससे क्यों इसका दिल दुख रहा है, क्यों इसका बच्चों की तरह फुट फुट कर रोने का दिल चाह रहा है। और पूरे रास्ते वो न चाहते हुए भी रोती रही। आज जब वो घर लौटा तो रोजाना की तरह इससे जोया सोती हुई मिली। वो समझे दवाई की जेर असर है, इसलिए ज़्यादा तवज्जो ना दी। रोजाना की तरह फ्रेश होने के बाद इसके बिल्कुल अलग कर लेटा। इसने पीछे से जोया को अपनी मजबूती बाहों के साल में कैद किया, इसके नाजुक कंधों पर अपनी ठोड़ी जमाकर वह अपनी आंखें मूंद किया था। इसने तो देखा ही नहीं, जोया की बंद आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे हनी से बात करनी है, मिसेस अरेज, जोया ने जब वेटर को बुलाकर कहा तो इर्द-गिर्द लोगों के सामने खड़े हुए लोगों के दरमियान जो चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी। कोई कह रहा था कि रेत मलिक को फ़ोन करके बता दिया जाए कि इसकी बीवी यहाँ पहुँच गई है इसकी लवर को तकलीफ पहुँचाने के लिए। तो कोई कह रहा था एनी को इस मुकार औरत से दूर रखा जाए, कहीं वो इसे तो नुकसान न पहुँचा दे। लोगों के दरमियान जोया की बातें वैसे भी नेगेटिव में ही फैली हुई थी। जब एनी तक ये खबर पहुँची तो वो जोया से मिलने के लिए फ़ौरन तैयार हुई। अरेज मलिक कोई आम शख्सियत नहीं था, इसलिए जब वो इस छोटे से क्लब में रोजाना आ रहा था तो वो भी एक ही वक्त को पेनसेस्ट पर एक ही सुनने तो
सभी इस बात का मतलब ये हंस कर बैठे थे कि वो एनी को पसंद कर रहा है। और फिर कल जब इसने सबके सामने एनी के लिए एक्शन लिया, फिर तो जैसे एनी के पाँव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। ब्राजील का सबसे अमीर आदमी इसे पसंद कर रहा था। जब इसे सुनने रोजाना आता था वो कैसे मगरूर ना होती। इस हादसे के बाद से सबने एनी को वीआईपी ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया था। जैसे वो रेज मलिक की बीवी हो। जीप बोली, क्यों मिलना चाह रही थी आप मुझसे? जो ने एनी को आज पहली बार इतनी करीब से देखा था। वो तनीम और एनी का तकब्बल करने लगी थी, सोचने लगी थी कि इन दोनों में ऐसा क्या है कॉमन है जो रेस पूरी दुनिया की हर लड़की को छोड़कर इस मामले में इंटरेस्टेड सी हो रहा था। माना वो खूबसूरत थी मगर तनीम से ज्यादा नहीं, और इसके लहजे में जो कट थे जोया की नजरों से वो भी बची नहीं थी। अगर आपको लगता है कि आप मुझे तकलीफ पहुंचा सकते हो तो ये आपकी गलतफहमी है। मिस्टर रेस मुझे बहुत पसंद करते हैं। वो रोजाना यहाँ आते हैं सिर्फ मुझे सुनने के लिए। जोया अभी अपने गौर फिक्र में ही थी कि मुकब्बल अकड़ कर बोली, मेरे शौहर ने इंसानियत की खातिर तुम्हारी मदद क्या कर दी? तुम तो खुद को मिसेस अरेज मलिक की समझ बैठी। जोया ने इसे भीग कर